चलिए दोस्तों, तो फाइनली अब हमें ब्रेक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमारा जो ये सीरीज है 108 क्वेश्चन तक का वो खत्म होने वाला है, हो चुका है ऑलरेडी। 101 क्वेश्चन पे हम आ गए, 108 तक हमें चलना है और अच्छे से इसको समझ के कंपाइल करते हुए खत्म कर देना है। चलिए सर, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की। कह रहा है द क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन राई ब्रेड एंड होल व्हीट ब्रेड इज एक्सपेक्टेड टू बी। तो पहले बात तो समझो सर जी, क्रॉस इलास्टिसिटी में आपको समझना बहुत जरूरी है कि अगर मैं कहूं कि क्रॉस इलास्टिसिटी है तो ऑब्वियसली बात है, क्रॉस इलास्टिसिटी दो ही टाइप के गुड्स के ऊपर होता है। एक होता है आपके सब्स्टिट्यूट्स और दूसरे होते हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है सर, ये बात भी हमें समझ में आती है कि जो क्रॉस इलास्टिसिटी होता है वो दो ही गुड्स के केस में होता है। एक होता है आपका सब्स्टिट्यूट और दूसरा होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूट में, तो सब्स्टिट्यूट में आपका क्रॉस इलास्टिसिटी जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। और कॉम्प्लीमेंट्री में अगर बात करें तो हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव। और अगर कोई गुड्स ऐसे हैं जिनके बीच में ना पॉजिटिविटी है, मतलब ना वो सब्स्टिट्यूट है ना वो कॉम्प्लीमेंट्री है, तो उस केस में क्रॉस इलास्टिसिटी कैसा होता है आपका, जीरो। तो यही रिजल्ट आपके होते हैं तीन। पॉजिटिव होगा कब, जब आपके क्रॉस इलास्टिसिटी हम देखेंगे किन दो गुड्स के बीच में, ऐसे दो गुड्स जो कि आपस में कैसे हैं, सब्स्टिट्यूट हैं। और वही अगर हम क्रॉस इलास्टिसिटी देखें किसी ऐसे दो गुड्स के बीच में जो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो आपका क्रॉस इलास्टिसिटी होता है नेगेटिव। और अगर हम क्रॉस इलास्टिसिटी देखें किसी ऐसे गुड्स के बीच में जो कि ना ही सब्स्टिट्यूट है ना ही कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब आपस में उनका ना लेना देना सब्स्टिट्यूट के तौर पे है ना लेना देना कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पे है, तो ऐसे गुड्स का जो क्रॉस इलास्टिसिटी निकल के आता है वो निकल के आता है जीरो। ठीक है सर, ये तीन ही आउटकम होते हैं और कुछ नहीं है, ये हमने पढ़ा हुआ है। ये पॉजिटिव से लेकर जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूट हाई होगा ये उतना हाई तक जाएगा और ये इंफिनिटी तक चला जाता है। जो हम कहते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, बिल्कुल उनका सब्स्टिट्यूशन रेट जो है वो बहुत हाई है, तो उस सिनेरियो में ये पॉजिटिव होते 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 इंफिनिटी तक जा सकता है। और ये नेगेटिव होते होते तो आपका नेगेटिव इंफिनिटी तक जा सकता है, जितना भी उनका कॉम्प्लीमेंट्री का डिग्री ऑफ रिलेशनशिप होगा। ठीक है, मतलब जितना हाई होगा डिग्री ऑफ रिलेशनशिप दोनों कॉम्बिनिटी के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री के सेंस में, तो ये आपका नेगेटिव इंफिनिटी तक जा सकता है नेगेटिव में, और ये पॉजिटिव में पॉजिटिव इंफिनिटी तक जा सकता है। बट इन जनरल हम कहते हैं कि भाई सब्स्टिट्यूट में पॉजिटिव होता है और कॉम्प्लीमेंट्री में नेगेटिव होता है। और कोई ऐसे दो गुड्स जिनके बीच में ना सब्स्टिट्यूट है ना कॉम्प्लीमेंट्री है, तो उस केस में आपका क्रॉस इलास्टिसिटी जीरो होता है। अब यहाँ पे कह रहा है एक प्रकार का ब्रेड है, ये दूसरे प्रकार का ब्रेड है, कुल मिला के भाई साहब है तो ब्रेड ही ना। तो अगर दो ब्रेड हैं, दो अलग अलग वैरायटी के ब्रेड हैं कहीं ना कहीं, तो वो दोनों ब्रेड जो होंगे वो एक प्रकार से कैसे क्रिएट करेंगे आपस में वो सब्स्टिट्यूट की जगह ट्रीट किए जाते होंगे एज अ सब्स्टिट्यूट। अगर आप किसी को राई ब्रेड मिलता होगा तो वो होल व्हीट ब्रेड को नहीं पसंद करता होगा, या फिर किसी को अगर होल व्हीट ब्रेड पसंद होगा तो वो राई ब्रेड की तरफ मूव नहीं करता होगा। लेकिन अगर अनअवेलेबिलिटी हो जाए, इसके अंदर प्राइस के अंदर कोई चेंज हो जाए, तो ऑब्वियसली बात है वो यहां से स्विच करेगा तो यहीं जाएगा, और कोई अगर यहां से स्विच करेगा तो वो यहीं जाएगा। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, सब्स्टिट्यूट का। और आपने देखा सब्स्टिट्यूट का जो रिलेशनशिप होता है तो उसके इसमें क्रॉस इलास्टिसिटी कैसी होती है, पॉजिटिव। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी बात थी, एक जनरल रूल था, इसके पीछे हमने पूरा इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ था, उसी से उठ के इसका आंसर निकल के आया जो कि बिल्कुल सिंपल सा हो गया। ठीक है सर, अगला सवाल देखते हैं। अरे वाह, बड़ा सा डायग्राम दे दिया गया, इसी से हम थोड़े से सतर्क हो जाते हैं कि बड़ा सवाल होने वाला है। कह रहा है इन द डायग्राम गिवन बिलो द शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट्स। कह रहा है ये डायग्राम आपको दे रखा है और कह रहा है बताओ ये शेडेड पोर्शन जो है ये क्या बताता है। अरे वाह, आपको ये डायग्राम देख के अगर याद आ रहा हो तो जब आपने इसको मॉड्यूल में पढ़ा था तो कुछ उस टाइम पे ना ऐसे हाईलाइट थी, कैसे थी सर, कुछ मेरे ख्याल से ऐसे हाईलाइटिंग थी, ऐसे करके उसके अंदर शेड्स थी। या तो इन्होंने उनको पूरा डार्क कर दिया, लेकिन उस टाइम पे ऐसे शेड था जिसके केस में मैंने आपको ऐसे 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 काटा खूब करके बताया था कि भाई साहब इस तरीके से जो ये एक्सेस एरिया निकल के आ रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज द एरिया ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। अच्छा सर, जब हमने कंज्यूमर सरप्लस पढ़ा था तब हमने इस चीज के ऊपर गौर किया था। तो ढूंढ लो जी, कोई मारामारी है ही नहीं। प्राइस अबव विच देयर इज नो डिमांड फॉर द कमोडिटी, मोनोपोली प्राइस फॉर ऑफ द कमोडिटी, कंज्यूमर सरप्लस, नन ऑफ द अबव। तो कोई इसके अंदर दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है। इसकी हमने डीप इंटरप्रिटेशन देखी हुई थी जब हमने इस चीज को कवर किया था अपने मॉड्यूल के अंदर, और जब उसकी एक्सप्लेनेशन आपके लिए अपलोड की थी तो हमने इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया था कि भाई साहब इसमें किस एरिया को क्या नाम दिया जा रहा है, किस एरिया को क्या नाम दिया जा रहा है। और जो टॉपिक का बेहतरीन एरिया था वो एरिया ही था इसको लेकर, जिसको हम कहते हैं क्या, कंज्यूमर सरप्लस। की ये वो एरिया है जहां पे इंसान देने को तो ज्यादा तैयार है, वो उसकी जो पेइंग कैपेसिटी है या जो विलिंगनेस टू पे है वो ऑल्दो ज्यादा है, लेकिन मार्केट में उसको सस्ते मिल रहा है, वो इतना पे कर सकता है, वो उस कमोडिटी के इतना पे करने को तैयार है, लेकिन मार्केट में उसको कितने का मिल जा रहा है, इतने का ही मिल जा रहा है। तो जितना वो यहाँ पे सेव कर पा रहा है, ये जो पूरी सेविंग है यहाँ से लेके यहाँ तक की, वो आपको क्या बताती है, वो दिखाती है आपको कंज्यूमर सरप्लस की। एक कमोडिटी जो है वो 10 रुपए का अवेलेबल है और लेट से वो 20 रुपए देने को तैयार है, तो जितना वो सेव कर पा रहा है, ये सेविंग पोर्शन आपका क्या है, कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है सर, याद आ गया हमें, ऐसा भी हमने पढ़ा हुआ था, ये भी कोई बाहर का क्वेश्चन नहीं है। अगला सवाल आता है द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ टोमेटोज इज 0.25, इट मींस टोमेटोज आर, बताओ जी टमाटर का आपका इनकम इलास्टिसिटी जो है वो है 0.25। आपको कह रहा है कि बताओ इससे आप क्या समझते हो कि जो टोमेटोज हैं वो क्या है, इंफीरियर गुड्स है।
वो लग्जरी गुड्स हैं या वो नॉर्मल गुड्स हैं या कांट से। तो लग्जरी कब होता? जब सर मोर देन 1 होता, ठीक है ना। ऑप्शन से अपने सवाल को रिलेट करते हैं कि सर लग्जरी कब होता? जब वो आपका ग्रेटर देन 1 होता तो वो लग्जरी होता। इंफीरियर कब होता सर? जब वो नेगेटिव में होता। आपने देखा है इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव में जब होती है तब हम कहते हैं कि वो सिचुएशन क्या होती है आपकी इंफीरियर गुड्स की। कांट से तो कोई मतलब ही नहीं है, ऐसे कैसे नहीं कह सकते भाई साहब, हम इतने बड़े इकोनॉमिक्स हो गए, इतना हमने इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, तो कांट से का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो ऑब्वियस सी बात है ये किस कैटेगरी में आएगा? आपके नॉर्मल गुड्स के अंदर आएगा। और आप नॉर्मली भी आप रिलेट कर सकते हो कि टोमेटोज है, पहली बात। दूसरी बात कि 0.25 है आपका, 0.25 का मतलब क्या हुआ? लेस देन 1 है, मतलब इलास्टिसिटी तो है, इन इलास्टिक है, लेकिन मतलब इलास्टिसिटी तो है, मतलब बिल्कुल जीरो नहीं है। प्राइस सॉरी इनकम से फर्क पड़ रहा है इसको, ऐसा नहीं कि इनकम से फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जीरो से थोड़ा सा ऊपर है, मतलब कि जितना इनकम में फर्क पड़ता है उतना ही इंपैक्ट इसके अंदर नहीं आता, उसके मुकाबले कम इंपैक्ट आता है। तो मतलब क्या होगा? नॉर्मल कैटेगरी गुड्स है। जो आपका 0 से लेके 1 तक के होते हैं वो सारे वैसे भी क्या होते हैं? आपके नॉर्मल गुड्स होते हैं। जो बिल्कुल जीरो पे होते हैं, बिल्कुल जीरो पे, उसको बोलते हैं नेसेसरी गुड्स। जो बिल्कुल जीरो पे होगा या 0.01 होता, 0.02 होता, तो इस टाइप की गुड्स को हम क्या बोलते हैं? नेसेसरी गुड्स होते हैं। लेकिन ये आपका एक प्रकार से चवन्नी है। 0.25 का मतलब ये एक चवन्नी की बात कर रहा है, तो ये आपकी नॉर्मल कैटेगरी में आ जाता है, जिसके अंदर एक रिलेटिवली ठीक ठाक सा चेंज हो रहा है इनकम इलास्टिसिटी की वजह से। ठीक है, चलिए सर अगला देखते हैं। कह रहा था क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन पर्सनल कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर। बताओ जी, पर्सनल कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर जो है ये किस टाइप की गुड्स हैं? अगेन क्रॉस इलास्टिसिटी कह रहा है, तो मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में ही जब हमने इस पार्ट को शुरू किया कि भाई साहब 3 ही सिचुएशन होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव कब होता है? सब्स्टिट्यूट में। नेगेटिव कब होता है? कॉम्प्लीमेंट्री में। जीरो कब होता है? जब उन दोनों के बीच में कोई ऐसा रिलेशन ना हो, ना ही सब्स्टिट्यूट हो, ना ही कॉम्प्लीमेंट्री हो। अब आपसे कह रहा है पर्सनल कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर, तो बताओ पहले तो कि पर्सनल कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर जो है वो कैसे हैं? वो सब्स्टिट्यूट है या वो कॉम्प्लीमेंट्री है? तो ऑब्वियस सी बात है जहां पर्सनल कंप्यूटर होगा वहां सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती ही है। जो पीसीज होते हैं आपके, वो सब्स्टिट्यूट जो होता है उसका कहीं ना कहीं वो एसेंशियल पार्ट है। तो आपस में इसको आपकी एसेंशियलिटी आप आराम से समझ पा रहे हो कि पर्सनल कंप्यूटर्स हो गए या लैपटॉप्स हो गए तो सॉफ्टवेयर जो है वो उसका इंग्रेडिएंट, एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री, एक साथ दोनों को यूज किया जाता है। कंप्यूटर को आप अलग से यूज नहीं करते बिना सॉफ्टवेयर के, या सॉफ्टवेयर को अलग से यूज नहीं कर सकते बिना कंप्यूटर के। दोनों का मिक्स करके ही आपका एक आउटकम निकल के आता है। तो दोनों किस कैटेगरी के हो गए सर? दोनों हो गए कॉम्प्लीमेंट्री नेचर के। अब जब कॉम्प्लीमेंट्री हो गए तो रिजल्ट क्या होगा सर? नेगेटिव। क्रॉस इलास्टिसिटी कैसा होगा इनका? नेगेटिव। तो आराम से ऑप्शन देखोगे और उठा लोगे। अगर आपका माइंड क्लियर है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं आती। अगला सवाल, अरे वाह, ये इसके पीछे पड़ गया। कह रहा है क्रॉस इलास्टिसिटी बताओ किसके बीच में? ब्रेड और डीवीडीज के बीच में। अब बताओ जी, ब्रेड तो खाने पीने का आइटम है, डीवीडी आपका ये सॉफ्टवेयर है, एक तरीके से हार्डवेयर टाइप की एक्टिविटी होगी। तो इन दोनों के बीच में क्या कोई रिलेशन है? क्या ये सब्स्टिट्यूट है? क्या ये सब्स्टिट्यूट है? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री है? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या इन दोनों के बीच में सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन बन पा रहा है? नहीं बन पा रहा। अगर नहीं बन पाता तो आप क्या बोलते हो कि अगर ये दोनों ना सब्स्टिट्यूट है ना कॉम्प्लीमेंट्री है तो सिचुएशन में क्या होगा? तो आपको 3 ही सिचुएशन बताई थी और दोनों में से अगर ये दोनों नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है उस सिनेरियो में क्या होगा? आपका आंसर जीरो, क्योंकि ये ना ही कॉम्प्लीमेंट्री है ना ही सब्स्टिट्यूट है। तो मतलब इसके बीच का जो क्रॉस इलास्टिसिटी होगा वो कैसा होगा? शून्य। शून्य, कोई इंपैक्ट नहीं होगा, बिल्कुल जीरो का जीरो हो जाएगा। ब्रेड से डीवीडी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, डीवीडी से ब्रेड को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो आपस में तुम जो मर्जी कर लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट मींस रिजल्ट इज जीरो। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 106, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? चलो जी सारा पढ़ने पड़ेंगे। कह रहा है इनमें से बताओ कौन सा करेक्ट है, बता देंगे जी, क्या दिक्कत आ रही है? कह रहा है विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स टूल्स द डिमांड कैन बी फोरकास्टेड एक्यूरेटली। ओ हो, हमने डिमांड फोरकास्टिंग का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वहां हमने देखा था कि वैसा डिमांड फोरकास्टिंग करने के लिए एक टूल यूज किया जाता है जिसका नाम था स्टैटिस्टिकल टूल। तो कह रहा है कि अगर आप इस टूल को यूज करोगे तो आप डिमांड को बिल्कुल एक्यूरेटली फोरकास्ट कर सकते हो। तो भाई साहब ये तो फोरकास्टिंग की ही लिमिटेशन है, फोरकास्टिंग की ही लिमिटेशन है कि आप जो मर्जी टूल क्यों ना यूज कर लो, कभी भी ये एक्यूरेट नहीं हो सकता। ये उसके लगभग चलेगा, ज्यादा सटीक हो सकता है, लेकिन आपको बिल्कुल एग्जैक्ट होगा इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं होती है, ये इसकी लिमिटेशन में कवर हो जाता है। तो ये तो बिल्कुल ही असत्य बात है। अगला, द मोर द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स ऑफ द कमोडिटी मोर इलास्टिक इज द डिमांड। ये कुछ सही सही लग रहा है, आपने देखा है, आपने पढ़ा है स्टार्टिंग से कि सब्स्टिट्यूट्स अगर ज्यादा होते हैं तो डिमांड उस केस में कैसा होता है? आपका इलास्टिक होता है। मतलब कि इंसान के पास अगर ऑप्शन है कि ए से बी पे जाने का, बी से सी पे जाने का, सी से डी पे जाने का, तो ऑब्वियस सी बात है इस सिचुएशन में अगर ए के अंदर प्राइस में कुछ भी चेंजेस होगा वो तुरंत इसको त्याग के बी पे चला जाएगा। इस पे प्राइस में कोई चेंजेस होगा वो तुरंत इसको त्याग के सी पे चला जाएगा। इसमें कोई चेंज होगा तो वो ए पे आ सकता है, डी पे जा सकता है। मतलब कहने का क्या है कि अगर लोगों के पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो वो आराम से कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करके अगर किसी के अंदर भी उनको थोड़ा सा भी बेनिफिट ज्यादा दिखता है, जरा सा भी बेनिफिट ज्यादा दिखता है, तो वो फटाक से स्विच कर देते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे
आपकी जो प्राइस का इफेक्ट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, या फिर इनकम की बात करें, एडवर्टाइजमेंट की बात करें, मतलब किसी की भी इलास्टिसिटी बात करें तो वो इफेक्ट जो होता है काफी हाई होता है। एक जनरल रूल है, आपने स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हो, तो ज्यादा इसमें डीप बात की जरूरत है नहीं कि जैसे जैसे ज्यादा आपके नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स होंगे उस सिनेरियो में आपका जो डिमांड होगा उस सिचुएशन में ज्यादा इलास्टिक होता है। तो ये बिल्कुल सत्य है। और देख लेते हैं डिमांड। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, कभी भी आपको एक सत्य मिल जाए एक या बी नंबर पे ना, तो ऐसा नहीं कि बाकी को छोड़ दो, क्योंकि आपको हो सकता है कि नीचे का कोई ऑप्शन ऐसा हो जिसके अंदर ये वाला पॉइंट भी कवर हो रहा हो और कुछ एडिशनल एक बात भी लिखी हो जो भी करेक्ट को ही इशारा कर रहा होगा। मतलब क्या हुआ, जैसे ये करेक्ट है और हो सकता है कि डी पॉइंट में ये ही पॉइंट सेम टू सेम लिखा होता और साथ में एक और कुछ स्टेटमेंट लिखा होता जो कि करेक्ट होता, तो ऑब्वियसली बात है उस केस में आपका जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा और जो बेस्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी ए या बी पार्ट में अगर आपको करेक्ट मिल जाए या जो आप ढूंढ रहे हो आपको मिल जाए, तो ऐसा नहीं कि बाकी पार्ट आप ना पढ़ो, बाकी ऑप्शंस को आप ना देखो, आपको ऑप्शन सारे पढ़ने होते हैं। ये एक जनरल रूल होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने का। तो इस टाइप के रूल को आपको अप्लाई करना है, सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं, उसके बाद से उसमें से बेस्ट देखना है। इन जनरल आपको पता लग गया आंसर बी है, लेकिन एक बार पढ़ लो, ठीक है ना। डिमांड फॉर बटर इज परफेक्टली इलास्टिक। अरे वाह, बटर जो है नेसेसिटी के अंदर आता है। नेसेसिटी वाले का जो सिचुएशन होता है वो आपका इन इलास्टिक का होता है या फिर परफेक्टली इन इलास्टिक का हो सकता है। परफेक्टली इलास्टिक का तो सवाल ही नहीं उठता, तो ये बिल्कुल गलत हो गया, असत्य हो गया। गोल्ड ज्वेलरी विल हैव नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। सर जी, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी तो किसकी होती है, इंफीरियर की। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी किसकी होती है, इंफीरियर गुड्स की होती है। ये बात कर रहा है गोल्ड ज्वेलरी की। गोल्ड की तो आपकी हमेशा इनकम इलास्टिसिटी कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, क्योंकि गोल्ड ज्वेलरी आपके लग्जरी गुड्स का पार्ट होते हैं। तो ये भी आपको बिल्कुल गलत कह रहा है। तो अब आप दावे से कह सकते हो कि आपका जो बी पार्ट है वो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है सर, तो पढ़ना है, छोड़ना नहीं है ऑप्शंस को, सारा ऑप्शंस कवर करने के बाद ही आपको अपने फैसले पे आना है। अगला सवाल होता है क्वेश्चन नंबर 107। चलिए सर, बिल्कुल एंड पे आ चुके हैं हम। सपोज द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ एजुकेशन इन प्राइवेट स्कूल इज 1.6। कह रहा है जो इनकम इलास्टिसिटी है किसका, एजुकेशन इन प्राइवेट स्कूल का, वो है आपका 1.6। तो इससे क्या इंडिकेट होता है, इससे क्या इंडिकेट होता है, प्राइवेट स्कूल एजुकेशन इज लग्जरी, प्राइवेट स्कूल एजुकेशन इज नेसेसिटी, प्राइवेट स्कूल एजुकेशन इज इंफीरियर कमोडिटी, और वी शुड हैव मोर प्राइवेट स्कूल, हमारे पास और प्राइवेट स्कूल्स होने चाहिए। तो देखो जी, बात कर रहा है इनकम इलास्टिसिटी की। इनकम इलास्टिसिटी का रूल क्या होता है कि सर जी, अगर इनकम इलास्टिसिटी अगर आपकी नेगेटिव में आ रही है तो मतलब कि वो जो कमोडिटी है जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं वो आपका इंफीरियर कमोडिटी है। अगर इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव आ रहा होता तो वो क्या होता, इंफीरियर होता। अगर इनकम इलास्टिसिटी आपका मोर देन 1 आ रहा होता है तो वो होता है हमारा क्या, लग्जरी। और अगर इनकम इलास्टिसिटी आपका 0 से लेके 1 में आ रहा होता है तो आप उसको बोलते हो नेसेसिटी। ठीक है ना, ये 3 कैटेगरी है कि भाई साहब अगर नेगेटिव में आएगा तो आप उसको बोलते हो क्या, इंफीरियर। अगर आपका वो पॉजिटिव आ रहा होता है एक तो, और प्लस वो मोर देन 1 है, पॉजिटिव है और दूसरा कि वो मोर देन 1 है, तो मोर देन अगर 1 हो गया तो इस केस में वो क्या हो जाएगा आपका, लग्जरी। और अगर वही पॉजिटिव है लेकिन वो लेस देन 1 है तो उस केस में वो क्या हो जाता है आपका, नेसेसिटी का पार्ट। ठीक है सर, अब इसी से आपको यहां पे चुनना है। तो ऑब्वियसली बात है ये 1.6 जा रहा है, मींस ये मोर देन 1 जा रहा है। अगर मोर देन 1 चला गया आपका इनकम इलास्टिसिटी, मतलब कि प्राइवेट स्कूल एजुकेशन जो है वो किसका पार्ट है आपका, लग्जरी कमोडिटी या लग्जरी एरिया का पार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो बाकी ऑप्शन अपने आप ही गलत हो जाते हैं। आपको मैंने इसके डिटेल इंटरप्रिटेशन दे दी कि आप किस तरीके से पहचानोगे और किस तरीके से उसको ऑप्शन को चुनोगे। अगला और लास्ट सवाल आता है कि सपोज पोटैटोज हैज -0.4 इनकम इलास्टिसिटी। अगेन इनकम इलास्टिसिटी है और माइनस में है, तो मैंने आपको यहां इंटरप्रिटेशन दे दी थी सारी। वी कैन से फ्रॉम द डाटा गिवन दैट क्या, कि पोटैटोज इंफीरियर है, पोटैटोज सुपीरियर है, पोटैटोज नेसेसरीज है, देयर इज अ नीड टू इंक्रीज द इनकम ऑफ कंज्यूमर सो दैट दे कैन परचेज पोटैटोज। अच्छा जी, इनकम बढ़ा दो कंज्यूमर की ताकि वो ज्यादा आलू खरीद सके, ज्यादा पोटैटोज खरीद सके। अच्छा जी, अब बताओ आपके हिसाब से क्या होगा। तो आपने क्या देखा, इनकम इलास्टिसिटी, ठीक है सर। रिजल्ट कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव अगर इनकम इलास्टिसिटी का आता है तो इसका मतलब क्या है कि जिस कमोडिटी की बात कर रहे हैं वो कमोडिटी किस कैटेगरी का है, इंफीरियर गुड्स की कैटेगरी का है। इसके ऊपर आपने डिटेल्ड में, अगर हम 108 क्वेश्चन पे आ गए हैं और अगर आपको एक बार मैं नटशेल में क्लासिफाई करना चाहूं तो सर जी, इंफीरियर क्वालिटी के ऊपर, मतलब इंफीरियर गुड्स के ऊपर आपने कुछ नहीं तो अराउंड 10 क्वेश्चन तो जरूर देखे होंगे जो कि घूम फिर के इंफीरियर गुड्स की बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक ही कॉन्सेप्ट चल रहा है। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर है माइंड में तो आप इस टाइप के सारे क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो उसी से रिलेटेड है ये सवाल भी, जिसमें आपका आंसर हो जाएगा ए, पोटैटोज आर इंफीरियर गुड्स बिकॉज इनकम इलास्टिसिटी इज नेगेटिव। ठीक है सर, तो बेस्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि आप टिक कर दोगे। यहां आके हमारा क्वेश्चन नंबर 108 तक सारे सवाल खत्म हो जाते हैं। अब या तो आपने इसको पार्ट्स में देखा होगा या तो आप इसके कंपाइलेशन को देख रहे होगे जिसमें आपने एक साथ 108 क्वेश्चन को कवर किया होगा। अब आपको कैसे इसको एग्जाम में यूज करना है इसको और सुन लो, तब जाके आपका इसका रियल पर्पस जो है वो अचीव होगा। सर हमने 108 क्वेश्चन को देखा, लेकिन
इसके अंदर हमने पाया कि अराउंड 70 से 80 क्वेश्चन ऐसे थे, डिपेंड करेगा किसी को 70 लगेगा किसी को 80 लगेगा, लेकिन अराउंड 70 से 80 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि बिल्कुल नॉर्मल थे। नॉर्मल का मतलब क्या है कि अगर हमने बेसिक नॉलेज है तो हम 70-80 क्वेश्चन तो आराम से ठीक करेक्ट कर रहे थे। कुछ क्वेश्चन थोड़े से टेक्निकल थे या फिर कुछ क्वेश्चन को जब हमने समझा और उसके आंसर पे पहुंचे तो हमें लगा कि हाँ इन क्वेश्चन में हमें दिमाग लगाने की जरूरत पड़ी है, और ऐसे क्वेश्चन आपके अराउंड 30 से 40 ही रहे होंगे। बहुत ज्यादा बता रहा हूं, ये हो सकता है 20 ही हो 10 ही हो, लेकिन मैक्सिमम अगर कोई बच्चा कहेगा बिल्कुल कि जिसको बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस हुई होगी तो वो कहेगा सर 30 या 40 क्वेश्चन ही ऐसे थे जो कि थोड़े से हाई क्वालिटी के क्वेश्चन थे या जिसके ऊपर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत पड़ी थी। अब आपको क्या करना है, इन 108 क्वेश्चंस को एक बार सेल्फ अटेम्प्ट करना है दोबारा से, और सेल्फ अटेम्प्ट करते वक्त या फिर अगर मेरे साथ साथ ही आपने किया है या फिर सेल्फ अटेम्प्ट में कर लो, एज द केस में भी, दोनों सिचुएशन में आपको उसके अंदर स्टार मार्किंग करनी है। स्टार मार्किंग का मतलब क्या होगा सर, स्टार मार्किंग आपके 3 लेवल पे होती है। 3 लेवल का मतलब क्या होगा कि इस 30-40 क्वेश्चन के अंदर कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिल्कुल उच्च कैटेगरी के होंगे, जैसे कि 1-2 क्वेश्चन मैंने खुद भी कहा था आपको। ऐसे क्वेश्चन मुश्किल से 2 से 5 क्वेश्चन हो सकते हैं मैक्सिमम, जिसको आप स्टार दोगे ट्रिपल, मतलब इसके ऊपर आपको 3 स्टार देना है कि ये वो क्वेश्चन है जो कि आपका एग्जाम, बिल्कुल एग्जाम हॉल में घुसने से पहले आपको इस पे एक नजर मार लेनी है, क्योंकि इसके अंदर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन रही थी या फिर इसका आंसर आपने गलत दिया था या फिर इसको आपको एक बार में समझ में नहीं आया। मतलब जब मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया तो भी आप कहते हैं कि सर आपकी एक्सप्लेनेशन ना सेट नहीं बैठ रही, हमें पता नहीं क्यों क्लैरिटी नहीं आ रही। तो अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आपको निकले हैं जो कि मेरी एक्सप्लेनेशन के बाद भी आपको उसको एडजस्ट करना पड़ा है, या मतलब कह लो कि आपको एक्सप्लेनेशन पच नहीं रही, या आपने पीछे जाके पढ़ा मॉड्यूल को तब भी आप कह रहे हो यार वो जस्टिफिकेशन नहीं मिल रहा, लेकिन अब आंसर तो यही है, तो कर तो कुछ सकते नहीं है, तो आपने बस उसको हजम कर लिया जैसे मर्जी, थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन अपने माइंड में भी लगाते हुए। तो ऐसे क्वेश्चन के ऊपर आपको ट्रिपल स्टार मार्क करना है, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आपके दिमाग में क्लियर वो सही से हुआ नहीं है, आपकी जो 2 दोहरे व्यूज है वहां पे कि आपको लग रहा है कि ये भी हो सकता है, आपको लग रहा है ये भी हो सकता है, उन दोहरे व्यूज के चक्कर में यह क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो इसलिए इसको 3 स्टार मार्क करना है और एग्जाम जाने से पहले आपको इसको एक बार जरूर देख के जाना है, ठीक है। फिर कुछ आपके होंगे 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे जो कि नॉर्मल थे, हल्का सा आप अटके, लेकिन फिर आपको लगा कि यार ये तो कवर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बाद आपके कुछ बाकी जो रिमेनिंग बच जाएंगे इस 30 से 40 क्वेश्चन के अंदर, वो नॉर्मल सिंगल स्टार मार्क था, जिसको आपको लग रहा था कि हाँ यार ये दूसरे को हार्ड लगा, मुझे नहीं लगा। तो मतलब जैसे आपको किसी दोस्त को कोई हार्ड लगा, आप कह रहे हो ले इसके अंदर तो कुछ था ही नहीं, लेकिन आपका दोस्त कह रहा नहीं यार ये तो बड़ा टफ क्वेश्चन था, समझ ही नहीं आया, गलत हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को भी आप स्टार मार्क कर लो, क्योंकि अगर आपके दोस्त को लग रहा है थोड़ा सा विश्वास उसके ऊपर करो, और उसके विश्वास के ऊपर भी आप स्टार मार्क करते हुए इसको थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दे दो। कहने का मतलब क्या है कि इस 108 क्वेश्चन के अंदर से कुल 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको बार बार रिवाइज करने की जरूरत है, जिससे कि आपका पूरा ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज हो जाएगा। कई क्वेश्चन आपने देखा है कि रिपीटेटिव नेचर का था, जिसके अंदर आपको इलास्टिसिटी 0, नेगेटिव, इन्फिनिटी, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, परफेक्ट इलास्टिसिटी है, इनइलास्टिक है, क्या नाम है, वगैरह वगैरह, इस टाइप से रिपीटेड क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिए गए थे। लेकिन नटशेल में आप देखोगे तो 25-30 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिसको आपको बार बार रिवाइज करने की जरूरत है, या फिर जब आप उसको रिवाइज करते हो तो आपको पूरे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आ जाती है। ऐसे क्वेश्चन को मैं छांटने कह रहा हूं, आपको स्टार मार्किंग समझ में आए, आप हैश मार्किंग कर दो, आप जो मर्जी मार्किंग करो या लिख लो, जो आपको अच्छा लगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप बार बार टाइम इस 108 क्वेश्चन पे नहीं लगा पाओगे जितनी बार भी आप रिवीजन करने बैठोगे। तो आपको क्या करना है, इसमें से क्वेश्चन छांट लेने कुछ अलग, जिसको कि आप बार बार रिवाइज करते हो तो आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग होता जाता है और आपका कॉन्फिडेंस जो है वो और बिल्डअप होता जाता है। वैसे क्वेश्चन आपको निकालने होते हैं हर जगह से। इस चैप्टर से आप इस तरीके से निकालोगे, ऑल्दो अब जो चैप्टर नंबर 1 किया था वहां पे भी आपको इसी एक्टिविटी को पूरा करना है, और आगे जो हम चैप्टर 3, 4, 5 करेंगे उसके अंदर भी आपको इसी तरीके के एक अंडरस्टैंडिंग बनानी है और इसी पैटर्न पे आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। ये मेरे हिसाब से बहुत मदद देता है। आई होप आप में से कई सारे लोग इसको ऑलरेडी कर रहे होंगे। अगर कर रहे हो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर रहे हो तो इस टाइप की चीजें करना शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि एग्जाम टाइम में कभी कभी ऐसा होता है कि 1 से 2 दिन आपके पास है, या फिर कई बार 1 दिन भी नहीं है, तो उस केस में आप सारे के सारे क्वेश्चन, इसमें 108 है कुल मिला के, अगर मैं कहता हूं कि आपके पास 1000 क्वेश्चन है लेट्स से आपके मॉड्यूल के, इसके अलावा आपके स्कैनर के पास अलग क्वेश्चन होते हैं और जगहों के अलग क्वेश्चन होते हैं, तो कह सकता हूं कि अगर आपको इसकी पूरी प्रिपरेशन निकालनी है पूरी इकोनॉमिक्स की, तो अराउंड आपने कम से कम 5000 क्वेश्चन तो जरूर किए होंगे। स्कैनर, आरटीपी, पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन वगैरह वगैरह सब उठा के आपने कुल 5000 क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट किया होगा अपने पूरे प्रिपरेशन के काल में। लेकिन इस 5000 के अंदर से मेरे हिसाब से अराउंड मुश्किल से 200 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको कि आपको रिपीटेशन में रिवाइज करने की जरूरत है, या फिर जो आपको दिक्कत दे रहे हैं, जिसमें आप अगर कुछ 1-1.5 महीने के बाद या 15-20 दिन के बाद अगर अटेम्प्ट करते हो तो फिर से आप उसका आंसर गलत टिक मार्क कर देते हो। ऐसे क्वेश्चन कुल 200-250 ही होंगे और नहीं होंगे। तो ऐसे 200-250 क्वेश्चन की आपको एक अलग से समरी इकट्ठी करनी है, अलग से बुकलेट इकट्ठा करना है, अलग से इसकी मार्किंग करनी है, ताकि
कम टाइम में अगर आप इनको रिवाइज कर लो तो बाकी जो आपके 4-4,500 क्वेश्चन है उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं आपको, उतना तो आपको पहले से आ चुका है। तो कहने का मतलब एक प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी है, आप अपने हिसाब से और स्ट्रेटेजी भी लगा सकते हो। ये मेरी तरफ से एक राय थी, जो आप फॉलो करोगे तो अच्छा रहेगा। आई होप आपको ये पूरी 108 क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन, तरीका समझने का, समझाने का, आपको एक्सप्लेन करने का पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जरूर मुझे बताएं और इसको लोगों तक पहुंचाएं ताकि और लोगों को भी इनका बेनिफिट मिल सके और वो अच्छे तरीके से अपने एग्जाम को क्लियर कर सके, अच्छा स्कोर कर सके और आपको भी दुआएं देंगे और होपफुली मुझे भी दुआएं मिलेंगी। चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट पार्ट के अंदर। टिल देन गुड बाय, गुड लक, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे कनेक्टेड एंड कीप मूविंग, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग ऑल्सो। चलिए सर।